दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो ये कहानी सुनने के बाद ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी हो सके। आज की कहानी है मन की पीड़ा। वीरा ने बाबूजी और माँ जी को नाश्ता दिया और टेबल पर बैठकर ही परवीन की प्रतीक्षा करने लगी। ऑफिस का समय होता जा रहा है और नवीन न जाने किससे बातें करने में लगे हुए हैं। वीरा ने 2-3 बार आवाज़ें भी दी, लेकिन परवीन तो बाहर वाले कमरे में फ़ोन पर ही बातें करने में लगे थे, वहीं पर बिजी थे। आखिर 10 मिनट बाद प्रवीण नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। किसका फ़ोन था? बड़े खुश लग रहे हो। प्लेट में नाश्ता लगाते हुए वीरा ने पूछा। विजया मौसी का था। यहाँ अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज़ बार बार कट रही थी, इसलिए बाहर जाके बात कर रहा था। प्रवीण ने उन्हें जवाब दिया। क्या कह रही थी विजया दीदी? मुझसे बात नहीं की उन्होंने? जया ने पूछा। आने की खबर सुनकर देखो, चेहरा कैसा खिल गया है। अपनों की भावनाओं का सम्मान नहीं और दूसरों की आवभगत करके अच्छा बनने का प्रपंच। माँ जी का कटु स्वर सुनकर वीरा अंदर तक आहत हो गई। नवीन और बाबूजी के सामने वह सासू माँ का अपमान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हमेशा की तरह प्रकट रूप में सिर्फ इतना ही बोली। दूसरा कौन है माँ जी? विजया मौसी भी तो अपनी ही है ना। प्रवीण नाश्ता करके लंच लेकर ऑफिस चुपचाप चले गए और वीरा माँ जी बाबूजी को चाय देकर अपना कप लेकर अपने कमरे में आ गई। उसकी सास जबान की बहुत ज़्यादा कड़वी थी। हमेशा सीधी बात का भी उल्टा मतलब निकालकर चुभती हुई बात कहना उनका स्वभाव ही था। वीरा को नाश्ते के समय कहीं उनकी बात रह रह कर दुखी कर रही थी। जब से ब्याह कर इस घर में आई थी, तब से वह सास ससुर की अपने माता पिता के समान सेवा कर रही है, लेकिन उस पर भी यह तोहमत है कि घर वालों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है और बाहर वालों के सामने अच्छा बनने के लिए 13 वर्षों की कर्तव्यपरता और निष्ठा का ऐसा प्रतिफल। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी सास हमेशा उसका ऐसे ही दिल दिखाती थी। मन में 13 वर्षों से जमा दर्द अब नासूर बनता जा रहा है। सास के ऐसे स्वभाव के कारण वह मन ही मन घुटती रहती है। वैसे गृहस्थी, दोनों बच्चों की पढ़ाई, नाते रिश्तेदार, कहाँ किस जगह थोड़ा बहुत तनाव नहीं होता। कभी मायके के रिश्तेदारों के बीच खटपट से तो कभी ससुराल में हुई बातों से। इन सब के बीच सास के ताने नीरा को अवसाद की स्थिति तक पहुंचा देते। प्रवीण ऑफिस के काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते कि उन्हें रोज़ रोज़ ये बातें बताकर वह परेशान नहीं करना चाहती थी। बाहर वालों से या मायके वालों से सास की बातें करके वह अपने ही घर की इज्जत खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए प्रायः चुप ही रहती थी। लेकिन इन सब का विपरीत असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वह कुंठित होकर अकेले में रोती ना हो, पर न सास को पलटकर जवाब देने जैसी धृष्टता कर पाती और ना ही उसकी बातों को भूल पाती। बस दिल में तीर जैसी बातें चुभती रहती। दोपहर के खाने के समय भी माँ जी का मुंह फूला ही था। बाबूजी बेचारे भी चुपचाप खाना खा रहे थे। उन्हें भी अब आदत हो गई थी, सो वे अधिकतर चुप ही रहते। उस पर भी माँ जी चिढ़ जाती कि उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है उनकी। 3 बजे जब दोनों बच्चे शानू और मिठी स्कूल से लौटे, तब उनकी धमा चौकड़ी से घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अपने पोते पोती से तो माँ जी को भी बहुत प्यार था। दोनों उनकी आंखों के तारे थे। वीरा को बस यही एक सुकून था कि कम से कम सास उसके बच्चों पर तो जान छिड़कती है। रात में वह मौसी के बारे में सोचने लगी। कितना फ़र्क है दोनों सगी बहनों में। विजया मौसी कितनी शौकीन, खाने कपड़े से लेकर पकाने खिलाने और हर बात में सुरुचिपूर्ण व सकारात्मक सोच का अविरल झरना हो जैसे। और उसकी सास? वीरा का मन कड़वा हो गया फिर से। वह लगातार अपना मन दूसरी तरफ लगाकर सोने की कोशिश करने लगी। बहुत कम ही साथ रह पाती है वह मौसी के, लेकिन जितना भी रही है, घर परिवार के उत्सवों में उनके व्यक्तित्व की खूबियों से बहुत प्रभावित हुई है। मन में हर बार ही एक टीस उठती, काश काश मौसी ही उनकी सास होती तो कितना अच्छा होता। तो जीवन और गृहस्थी दोनों ही कितने सुंदर होते। गृहस्थी में दिन भर सबसे अधिक पाला तो सास से ही पड़ता है ना। उसी रिश्ते में यदि सम्यता न हो तो जीवन बोझिल हो जाता है।
वीरा मौसी के स्वागत में कुछ खास करना चाहती थी, लेकिन माँ जी की तरफ देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचा मौसी के आ जाने के बाद ही कुछ विशेष व्यंजन ज़रूर बनाऊंगी। उनके सामने तो माँ जी भी कुछ नहीं बोल पाएंगी। और वो दिन आखिर आ पहुँचा जब मौसी आने वाली थी। आज वीरा ने दुगनी गति से काम किया ताकि उनके आने के बाद चैन से बैठकर उनसे बातें कर सके। नवीन उनको लेकर आए तो घर भर में उमंग की लहर दौड़ाई। यहाँ तक कि माँ जी भी खुश लग रही थी। चाय की चुस्कियों के बीच सफ़र और एक दूसरे के हालचाल लिए गए। कुछ इधर उधर की बातें हो रही थी। तब तक नीरा ने फटाफट बाकी सारे काम निपटा कर मौसी का मनपसंद सूजी का हलवा बना दिया। जब सब खाना खाने बैठे तो हलवा देखते ही मौसी खुश हो गई। झट एक चम्मच मुंह में डालकर बोली, वाह, मज़ा आ गया, कितना स्वादिष्ट है। तुम्हें याद था ना मुझे हलवा पसंद है। वीरा प्रसन्न होकर कुछ कहने जा ही रही थी कि माँ जी मुँह बनाकर बोली, हाँ हाँ, आपकी पसंद याद है ऐसे, लेकिन मेरी नहीं। हलवा मुझे भी बहुत पसंद है, पर मजाल है कि मेरे लिए कभी बनाया हो इसने। वीरा का चेहरा बुरी तरह से उतर गया। जाने कितनी बार हलवा बनाया होगा उसने, लेकिन आज तक तो माँ जी ने कभी नहीं कहा कि यह उनकी पसंद है। तभी मौसी बीच में बोल पड़ी, जो चीज़ मन से पसंद होती है ना जया, तो देखते ही चेहरे पर अपने आप खुशी छा जाती है, मुंह से अपने आप तारीफ़ों के पुल बन जाते हैं। अब तुमने कभी कहा ही नहीं होगा कि बहू को कि वाह, हलवा कितना स्वादिष्ट बना है, मुझे बहुत पसंद है, तो उस बेचारी को कैसे पता चले। चलो अब आज खूब तारीफ़ कर दो हलवे की, तब देखना वह हर हफ्ते बनाया करेगी तुम्हारे लिए। मौसी ने जया की चुटकी ली तो बाबूजी भी खांसने के बहाने मुंह दूसरी तरफ करके खुलकर मुस्कुराए और वीना ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, जबकि माँ जी बुरी तरह से खिसिया गई। दोपहर में जब बच्चे घर आए तो मौसी के लाए उपहार पाकर खुशी से फूले नहीं समाए और कहानियाँ सुनकर बहुत खुश हुए। शाम सब घूमने गए और खाना भी बाहर खाकर आए। सुबह नीरा चाय नाश्ते की तैयारी करने रसोई में जुट गई तो मौसी भी साथ आकर मदद करवाने लगी। अरे मौसी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी, आप माँ जी के साथ बाहर बैठिए ना। वीरा संकोच से बोली, तुम यह क्या कह रही हो दीदी? वीरा कर लेगी? घर पर तो रोज़ ही खटती रहती हो, यहाँ तो ज़रा से आराम से बैठो। तभी माँ जी भी आ गई। वह रसोई ही तो है जहाँ खाने के साथ हमारे मधुर रिश्ते भी पकते हैं, हम महिलाओं के बीच। अब देखो मिलकर काम फटाफट कैसे पूरा हो जाता है, बड़ी ही आसानी से, और साथ ही बातचीत भी हो जाएगी, आत्मीयता भी बढ़ जाएगी, प्रेम भी मजबूत होता है। आओ तुम भी हमारे साथ यहाँ आ जाओ जया, एक पंथ कई काज, तीनों साथ में बातें करते हैं और काम भी। लो ये आलू छीलकर काट दो, फिर सलाद बना देना। मौसी ने माँ जी की तरफ आलू और सलाद की सब्जियाँ बढ़ा दी। वे हक्की बक्की देखकर रह गई, लेकिन कोई बहाना न सूझने से चुपचाप काम करने लगी और बातचीत में शामिल हो गई, जबकि मौसी ने पूरे समय माहौल को खुशगवार बनाए रखा। मुझे आपसे कढ़ाई सीखनी है मौसी जी, बड़ा मन है एक चद्दर और तकिए की लिहाफ बनाने का, वीरा ने मौसी से कहा। तो आज ही दोपहर को चलो, चादर और धागे ले आते हैं, मौसी बड़े ही उत्साह से बोली। और बच्चों को खाना खिलाकर वीरा मौसी के साथ बाजार चली गई। दोनों ने खूब देख परख कर एक सुंदर सी चद्दर ली, कढ़ाई के धागे भी ले लिए। मुट्ठी भर धागों में भी कितने सुंदर रंग समाहित होते हैं अगर हमारा मन प्रसन्न हो तो। 2 दिन बाद दोपहर में वीरा मौसी के पास बैठकर चादर पर कढ़ाई सीख रही थी कि मौसी ने अचानक ही स्नेह से पूछा, क्या बात है वीरा, पिछली बार से तेरी सेहत भी गिर गई है और बहुत परेशान घुटी घुटी सी लग रही हो बेटा, सब ठीक है ना? बाकी सब तो ठीक है मौसी, पर माँ जी के स्वभाव से ही बहुत दुखी हो गई हूँ। देखिए ना, रोज़ ही कुछ न कुछ ऐसी बात बोल देती हैं कि। वीरा की आंखें भर आई और वह रोने लगी। हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम जया की बातों को दिल से लगा लेती हो और उन्हीं को सोच सोच कर अंदर ही अंदर घुटती रहती हो, मौसी इस बार गंभीरता से बोली। फिर अचानक ही पूछा, अच्छा ये बताओ, जब घर में कचरा फैल जाए तो तुम क्या करती हो? वीरा उनके इस प्रश्न से अचकचा गई, फिर बोली, झाड़ू से साफ कर देती हूँ। और साफ करके फेंक दे कहाँ हो? डस्टबिन में। अच्छा, संभाल कर तो नहीं रखती ना? मौसी ने बड़ा ही अजीब प्रश्न किया और अटपटा भी।
इस पर वीरा बड़ी ही हैरान हुई और बोली, भला कचरा भी कोई संभाल कर रखता है क्या? उसे तो डस्टबिन में ही फेंकना होता है ना। वीरा को आश्चर्य हुआ उनके इस प्रश्न पर। तो जया जैसे लोगों की नकारात्मक बातों के कचरे को क्यों संभाल कर रखती हो अपने मन में? ये मन, ये शरीर हमारा घर है। इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन देख रही हूँ कि तुम पूरी तरह से इस कर्तव्य की अनदेखी कर रही हो और कचरे की दुर्गंध से अपने तन मन को पूरी तरह से रोगाग्रस्त करती जा रही हो। मौसी ने टेबल पर रखी दवाइयों को देखते हुए ध्यान से कहा। वीरा ने कड़ाई करते हाथ रुक गए। तो क्या करूं मौसी, वे बड़ी हैं, मैं उनसे कुछ कह भी तो नहीं सकती। उल्टा जवाब देने का तो मन ही नहीं करता और भूल भी नहीं पाती हूँ। मेरे मन में सारी बातें रह जाती है। तो क्या सारा जीवन इस कचरे की दुर्गंध में विषाक्त कर लोगी? याद रखो, तुम्हारा मन और जीवन जैसे जैसे विषाक्त होता जाएगा उसका असर तुम्हारे पति और बच्चों पर भी पड़ेगा। बेहतर है रोज़ का कचरा रोज़ उसी समय पर फेंक दिया जाए और साफ कर लिया जाए। मौसी सुई में धागा डालते हुए बोली। तो समस्या का हल क्या है मौसी? वीरा उदास स्वर में उन्हें देखकर बोली। डस्टबिन, मौसी उसे बड़े ही सरल स्वभाव में बोली। डस्टबिन? मैं समझी नहीं। वीरा असमंजस में थी। हाँ, जैसे घर के कचरे को फेंकने के लिए हम डस्टबिन रखते हैं, वैसे ही मन को साफ रखने के लिए मन के एक कोने में एक डस्टबिन रखना चाहिए। लोगों के अपशब्दों, तानों, नकारात्मक टिप्पणियों के कचरे को मन में जमा करते जाने का कोई अर्थ नहीं होता। जीवन अत्यंत बोझिल हो जाएगा। अच्छा है उसे तुरंत उठाकर उस डस्टबिन में डाल दिया जाए, मौसी ने उसे समझाया। वीरा रुककर सोचने लगी, क्या सचमुच इससे तनाव कम हो जाएगा? उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण झिलमिलाने लगी थी। बस यही, यह तो तेरे प्यारे से चेहरे पर अभी अभी एक आशापूर्ण उजाला, एक मुस्कुराहट आई थी ना। इसी झाड़ू से साफ करना बस, और फिर देखना वो कचरा साफ होते ही तनाव, अवसाद, घुटन की दुर्गंध तुरंत तुम्हारे तन मन से गायब हो जाएगी। मौसी मुस्कुराते हुए उससे बोली। जीवन में हर परिस्थिति और हर मनुष्य का स्वभाव हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। तो कहाँ तक हम झगड़ते रहें या फिर अपना जीवन खराब करते रहें? तो हर एक व्यक्ति को अपने मन के एक कोने एक डस्टबिन ज़रूर रखना चाहिए, ताकि अवांछित बातों से छुटकारा पाया जा सके, ताकि रिश्ते भी सुगमता से प्यार से चलते रहें और हमारा जीवन भी। अरे वाह मौसी, आपने तो क्या अद्भुत उपाय सुझाया है जीवन में शांति बनाए रखने का। वीरा इस पर खुलकर मुस्कुराई। तो बस फिर आज ही अपने मन के एक कोने में डस्टबिन ज़रूर रखो, कचरा उसमें फेंको और अच्छा साथ लेकर आगे बढ़ो। मौसी भी अब खुलकर उसके साथ हंस दी। अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो ये दवाइयों का ढेर मुझे यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए और मुझे अपनी वही प्यारी पुरानी हंसमुख प्यारी वीरा वापस मिलनी चाहिए। ज़रूर मौसी, वीरा ने बड़े ही स्नेह भरे आदर से कहा। 4 दिनों में ही वीरा का चेहरा खिल गया था। जब भी माँ जी कोई कड़वी बात करती, मौसी अर्थपूर्ण ढंग से वीरा की तरफ देखती और वीरा झट मुस्कुरा देती। उसके पति भी वीरा को पहले की तरह खुश देखकर काफ़ी प्रसन्न थे। जब विजया मौसी वापस घर जाने लगी तो वीरा ने उनके पैर छुए, आशीर्वाद देते हुए बोली, अब मेरी इस हंसमुख तनाव रहित वीरा को कभी खोने मत देना और कचरा डस्टबिन में याद से फेंकना मत भूलना। नहीं मौसी, कभी नहीं भूलूंगी। अब तो डस्टबिन हमेशा के लिए साथ रख लिया है। वीरा मुस्कुराते हुए बोली। कैसा कचरा, कैसा डस्टबिन, दोनों क्या बोल रही हो? जया ने हैरानी से कहा। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा, कुछ नहीं, वो हम दोनों का आपस का सीक्रेट है। कहते हुए वीरा और मौसी आपस में गले मिलकर ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंस दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी छोटी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और फिर सब्सक्राइब करना तो बनता है, अब जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।